हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ये बताना था कि इंडियन फार्मास्यूटिकल और डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2022 में जो वो कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है वो कितने तारीख से स्टार्ट होगी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 25 अप्रैल। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि वर्ल्ड मलेरिया डे हम हर साल किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 25 अप्रैल। और जो हमारा 2021 का जो वो थीम था वर्ल्ड मलेरिया डे का वो था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और जो हमारा 2022 का थीम रहेगा वो रहेगा हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि जो सीरिया है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि अरेबिक। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि हम हर साल पंचायती राज डे किस डे को एब्जॉर्व करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि 24 अप्रैल। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया है सेटअप टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इथेनॉल। तो वो किस कंट्री के साथ मिलकर के। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि ब्राजील। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि इंडिया आउट कैंपेन हाल ही में किस कंट्री में चलाया जा रहा था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि मालदीव। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि रेलवे मिनिस्ट्री जो रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव उनके द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है विशाखापट्टनम के कोरापुट से जो ट्रेन चलेगी डेली पैसेंजर ट्रेन। तो वो कहाँ तक चलेगी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि कोरापुट उड़ीसा। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि हाल ही में किस कंट्री ने अपने डोमेस्टिक प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो प्लाम ऑयल है जो कि जो रसोई में जो हम खाना कुकिंग ऑयल जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं उसको उसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि इंडोनेशिया। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट है अपने वेंकैया नायडू उनके द्वारा इनएरोगेंट किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो किस सिटी में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि बेंगलुरु। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो रिसेंटली एक जो नीति आयोग की जो वाइस चेयरमैन है उनके द्वारा जो उनका टर्म 5 साल पूरा होने वाला है। तो उन्होंने रिसेंटली अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया। तो वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि राजीव कुमार। अगला जो क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया गया है कि ड्राफ्ट बैटरी स्वीपिंग पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि नीति आयोग। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन। तो इसका जो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ऑप्शन सी है नीति आयोग या ऑप्शन डी है पंचायती राज मिनिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। रिसेंटली जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर है उनके द्वारा इनएरोगेंट किया गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन जो कि 1 सप्ताह तक चलने वाला है। क्या है तो कैंपेन है। तो इस कैंपेन को वो अदर मिनिस्ट्री के साथ भी मिलकर के क्या किया जा रहा है तो एसोसिएशन किया जा रहा है जो कि हमारे किसके अंदर में रहेगा। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के ये अंदर में है। तो इस और ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है तो इसका जो मेन मकसद है वो मेन मकसद क्या है जितने भी जो कृषि से रिलेटेड पॉलिसीज बनाए जाते हैं या जो स्कीम्स लॉन्च किए जाते हैं तो उसको उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो राइजेना डायलॉग है वो इनऑर्गेंट किया जा रहा है रिसेंटली। तो वो किस फील्ड के ये जो कॉन्फ्रेंस होता है वो किस फील्ड के लिए होता है। तो ऑप्शन ए है
क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर या ऑप्शन डी है फॉरेन पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि फॉरेन पॉलिसी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि फॉरेन पॉलिसी। ये जो राइजिनिया डायलॉग है वो हर साल एनुअल जियो पॉलिटिक्स इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज कराई जाती है किसके साथ, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर के इस इवेंट को हर साल करवाया जाता है, जिसमें कि 200 से ज़्यादा स्पीकर्स और 90 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ये हमारा है 7th एडिशन की ये डायलॉग देखने को मिल रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि फॉरेन पॉलिसी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि इमैनुअल मैक्रो किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस है। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के फिर से प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो किसको हरा करके, तो मरीन ले पेन है, तो जो कि एक पावरफुल कैंडिडेट थी, तो उनको हरा करके ये एक प्रेसिडेंट मतलब फ्रांस के प्रेसिडेंट बने हैं। मैक्रोन 20 वर्ष में कार्यालय के लिए फिर से चुने जाने वाले फ्रांसीसी के पहले नेता हैं। ऐतिहासिक चुनावों को ध्यान में से देखा गया क्योंकि यह रूस के खिलाफ पश्चिमी गठबंधनों को तोड़ सकता था और यूरोपीय संघ के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता था। इसलिए जो वो इमैनुअल मैक्रोन है, तो इन्हें दोबारा से फ्रांस का प्रेसिडेंट चुना गया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो फंड है वो जो न्यू डिप्लोमेटिक इंटेंटिव है वो किस कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि इंडिया। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया जा रहा है प्लेटफॉर्म, जिसे कि ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम दिया जा रहा है। इस फंड में इन्वॉल्व रहेगा प्राइवेट सेक्टर जो कि जिसे स्टेट सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन और अदर रीजन में देखने को मिलेगा। इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, तो चाइना का जो बेल्ट रोड इंटेंटिव है तो उसका अल्टरनेटिव के रूप में इसको देखा जाएगा। और इसमें जो है होगा जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी इसमें रखी जाएगी, जो कि यूके के द्वारा ऑफर किया गया है 5G और न्यूक्लियर एंड हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजीज फॉर BRI। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए यानी कि इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के द्वारा कितने यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन 3 है 43, ऑप्शन डी है 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 16। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 16। रिसेंटली इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के द्वारा 16 यूट्यूब चैनल को क्या किया है, तो बैन कर दिया गया है। क्योंकि उनके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन और पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड। तो अपनी कंट्री में पीसफुल बनाए रखने के लिए, फॉरेन रिलेशन को बैलेंस करने के लिए और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के द्वारा यूट्यूब 16 चैनल बैन कर दिए गए यूट्यूब के, जिसमें कि 10 इंडियन और 6 पाकिस्तानी बेस हमें यूट्यूब चैनल देखने को मिला था। तो ये किसके अंडर में चैनल बैन किए गए, तो अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत इन 16 चैनल्स को बैन कर दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि जो 24 समर्स डिफ्लाइम्पिक्स जो कि ब्राजील के कैनसियस ड्यू सूल में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, वो कब से कब तक चलेगा। तो ऑप्शन ए है 1 मई से 15 मई तक, ऑप्शन बी है 1 जून से लेकर 15 जून तक, ऑप्शन सी है 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, ऑप्शन डी है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 1 मई से 15 मई तक। 24 मतलब जो ये 24 नंबर का जो समर डिफलाइम्पिक्स जो कि ब्राजील के कैंसियस ड्यू सूल
में कंडक्ट कराया जा रहा है, तो वो 1 मई से 15 मई तक चलेगा, जिसमें कि 39 मैन और 26 ह्यूमन क्या करेंगे, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से 12 कोचेस, 8 सपोर्ट स्टाफ और 12 ऑफिशियल स्टाफ देखने को मिलेंगे। इसमें जो स्पीकिंग टू मीडिया क्या करेगी, जितने भी सेरेमनी होगा उसको सेंड करती रहेगी, जो कि डाइफलिंग्स बॉर्डर के एथलेटिक्स से रिलेटेड होगा। और जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री जो है हमारे अनुराग ठाकुर, वो एक्सप्रेस करेंगे होप द एथलीट्स विल ब्रिंग लॉगेज टू इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1 से 15 मई तक। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि इंडिया की कौन सी रैंक आई है किसमें, तो सिपरी डाटा के अकॉर्डिंग ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में, तो के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए है 3rd रैंक, ऑप्शन बी है 4th रैंक, ऑप्शन सी है 5th रैंक, ऑप्शन डी है 6th रैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 3rd रैंक। अकॉर्डिंग टू न्यू डाटा ऑफ ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग पब्लिश किया गया है किसके द्वारा, तो स्टॉकहोम के इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि जो टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है कितना, तो 0.5% 2021 में। तो इस रिसर्च में यह बताया गया था कि जो USD 2131 मिलियन है, तो वो उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये इसमें क्या था, ये जो 7th नंबर का कंस्ट्रक्टिव ईयर था स्पेंडिंग इंक्रीज एंड द फर्स्ट टाइम इसको अक्रॉस किया गया था, जिसमें कि 2.1 ट्रिलियन है। तो इसमें जो फर्स्ट द 5 लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर 2021 यानी कि 5 बड़े जो कि मिलिट्री में अपने डिफेंस में पैसे खर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो कौन सी वो कंट्री है, पहले पे आता है USA, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम, 5वें पे रसिया। तो इसके अकॉर्डिंग भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की 3rd रैंक आई है, जिसमें कि अकाउंटिंग 62% जो है खर्च किया जाता है किस पे, तो डिफेंसेस पे खर्च किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 3rd रैंक। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि किसके द्वारा हाल ही में ट्विटर को खरीद लिया गया है। ऑप्शन ए है एलोन मस्क, ऑप्शन बी है हमारे पास वेरेन बुफेट, ऑप्शन सी है बिल गेट्स, ऑप्शन डी है जेफ बेनोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि एलोन मस्क। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि एलोन मस्क। रिसेंटली एलोन मस्क के द्वारा ट्विटर को $44 मिलियन में किया, तो क्या किया है, तो खरीद लिया गया। यानी कि हम फॉरब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग माने तो एलोन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जिनके पास टोटल जो प्रॉपर्टी है वो $273.6 मिलियन है। और जो एलोन मस्क है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टेस्ला है और जो एरोस्पेस स्पेक्स उनके भी ऑनर एलोन मस्क ही है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, यानी कि एलोन मस्क। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है, रिसेंटली जो हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कुरिल आइसलैंड, तो वो किन 2 कंट्रियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट का एक आइसलैंड है। तो ऑप्शन ए है जापान एंड रसिया, ऑप्शन बी है नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ऑप्शन डी है इंडिया एंड चाइना, ऑप्शन डी है इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, यानी कि जापान एंड रसिया। जो कुरिल आइसलैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट टेरिटोरियल है किसके बीच में, तो जापान और रसिया के बीच में हमें देखने को मिलता है, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में सिचुएटेड है। जापान के द्वारा ये डिस्क्राइब किया गया था 4 आइसलैंड, जिसमें कि उनके द्वारा ऑनरशिप किया गया था। इस डिस्ट्रीब्यूट विथ रसिया इज वो इलीगली ऑक्यूपाइड किसमें, तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ डिप्लोमेटिक ब्लू बुक, जो कि जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक है ऑफ जापान इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ जापान फॉरेन पॉलिसी, जो कि जापान का जो एनुअल फॉरेन पॉलिसी है उसका ये एक एनुअल रिपोर्ट है, जो कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पब्लिश किया जाता है। पब्लिश जो इसकी जो फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी, कब की गई थी, तो 1957 में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जापान एंड रसिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस कंट्री के द्वारा हाल ही में कहा गया है
इंडियन स्टूडेंट को कि यदि वो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उन्हें एम्प्लॉय नहीं दिया जाए एम्प्लॉय नहीं दिया जाएगा और उनकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है तो वो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में ही है, तो वो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि इंडिया। रिसेंटली यूसीजी और एआईसीटीई के द्वारा ये एडवाइजरी दिया गया था कि जितने भी जो वो इंडियन स्टूडेंट हैं और वो जाके पाकिस्तान में जा कर के अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो उनको उनकी उस डिग्री को वो वैल्यू नहीं, उस डिग्री की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी और इंडिया के किसी भी जगह पे उन्हें एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, यानी कि उन्हें जॉब नहीं मिलेगा उस डिग्री के बेसिस पर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली किस कंट्री के द्वारा वार्न किया गया है यूनाइटेड स्टेट को, जो कि वो यूक्रेन को वो अपना वेपन सेल कर रहा है। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है नॉर्थ कोरिया। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि रसिया। रिसेंटली रसिया के एम्बेसडर के द्वारा ही यूएसए को वार्न किया गया है, जो कि वो यूएसए के द्वारा ही सबसे जो लार्ज एरिया पर जो वेपन सप्लाई किया जा रहा है यूक्रेन को, तो वो यूएसए के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए रसिया के एम्बेसडर के द्वारा यूएसए को वार्न किया गया है कि वो वेपन्स है यूक्रेन को जो प्रोवाइड करा रहा है उसको स्टॉप कर दे, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि रसिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि रिसेंटली किस देश ने सऊदी अरब के साथ मिलकर के अपने 5वें राउंड टेबल टॉक्स को हेल्ड किया है। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है तुर्की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि ईरान। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी यानी कि इराक। रिसेंटली जो रीजनल रिबल्स ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में 5th राउंड टेबल पॉजिटिव टॉक्स देखने को मिला है, तो कहाँ पे, तो बगदाद में। तो जो इराक के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसके उनके द्वारा जो शहीद खतीब ज़ादे हैं उनके द्वारा इसे सोमवार को कंफर्म किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 26 और 27 अप्रैल का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।